नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में वर्दी और भर्ती घोटाले के बाद अब बॉडीगार्ड घोटाला, सीएजी रिपोर्ट ने खोल दी है पोल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी का तंज, जिस दिन ना बढ़े तेल की कीमतें उसे अच्छा दिन घोषित कर दे मोदी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम येदियुरप्पा पर भाजपा विधायक के दावे के बाद बिहार की सियासत में मच गया जबरदस्त घमासान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में वर्दी और भर्ती घोटाले के बाद बॉडीगार्ड घोटाला, सीएजी रिपोर्ट ने खोली पोल। जी हां दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट आते ही बिहार में एक बार फिर घोटाले की धमक सुनाई दी है। इस बार वर्दी या भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि प्रदेश में बॉडीगार्ड घोटाला हुआ है। आरटीआई के जरिए कैग की रिपोर्ट से जो बात पता चली है वह कहती है कि सिस्टम की मिलीभगत से बॉडीगार्ड घोटाला कर राज्य सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का चूना लगाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने बड़ी संख्या में लोगों को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के मामले में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी। सीएजी से मांगी गई इस जानकारी में प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई है। कैग ने खुलासा किया है कि सरकार ने अरवल जिले में सबसे ज्यादा 1.24 करोड़ रुपए बॉडीगार्ड पर खर्च किए। वहीं अररिया में भी 1 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की गई। इसके अलावा समस्तीपुर में 1 करोड़, पटना में 87 लाख, गया में 73 लाख और बक्सर में 44 लाख रुपए के साथ ही कई अन्य जिलों में भी निजी लोगों की बॉडीगार्ड पर पैसे खर्च हुए। इससे सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि हाईकोर्ट का साफ संदेश है कि वैसे लोगों पर ही बॉडीगार्ड के मद में सरकार पैसे खर्च कर सकती है जो सामाजिक सरकार से जुड़े हो या उनकी जान पर किसी प्रकार का खतरा हो। लेकिन रिपोर्ट में सामने आया है कि कई आपराधिक प्रवृत्ति और माफिया किस्म के लोगों को भी बॉडीगार्ड मुहैया कराए गए। इसके बदले में राशि नहीं वसूली गई। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि अगर पैसे की रिकवरी नहीं होती है तो वह सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि 2017 से लेकर 2021 तक बॉडीगार्ड आवंटन में यह घोटाला किया गया है। कैग की रिपोर्ट से बिहार पुलिस मुख्यालय भी अवगत है और कई जिलों के डीएम एसपी पर भी जांच की आंच आ सकती है। इन अधिकारियों का आरोप है कि निजी स्वार्थ में इन्होंने सरकार को राजस्व का नुकसान कराया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का तंज, जिस दिन ना बढ़े तेल की कीमतें उसे अच्छा दिन घोषित कर दे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश में लगातार तेल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि सप्ताह में सारे दिन महंगे दिन हैं। जिस दिन तेल की कीमतें ना बढ़े उसे बीजेपी को अच्छा दिन घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए महंगे दिन हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई संबंधी कई सारी हेडलाइंस की एक फोटो साझा करते हुए लिखा है, महंगाई का विकास। रॉबर्ट वाड्रा ने भी ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि जब तक तेल के दाम कम नहीं हो जाते वो अपने दफ्तर अपनी साइकिल से ही जाया करेंगे। आम जनता के लिए अच्छे दिन नहीं है बल्कि महंगे दिन है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सिलसिलेवार ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि तेल की बढ़ती कीमतें मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। उन्होंने लिखा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों से आमजन त्रस्त है। पिछले 11 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। यह मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल यूपीए के समय से आधी है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार पेट्रोल पर 32.90 रुपए एवं डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है, जबकि 2014 में यूपीए सरकार के समय पेट्रोल पर सिर्फ 9.20 रुपए एवं डीजल पर महज 3.46 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी। मोदी सरकार को आमजन के हित में अविलंब एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए। मोदी सरकार ने राज्यों के हिस्सों वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी को लगातार घटाया है और अपना खजाना भरने के लिए केवल केंद्र के हिस्से वाली एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एवं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाया है। इससे अपने आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को वैट बढ़ाना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम येदियुरप्पा पर बीजेपी विधायक के दावे के बाद बिहार की सियासत में मचा घमासान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक से बीजेपी विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के दावे ने बिहार में सियासी घमासान मचा दिया है। उनका आरोप है कि बिहार चुनाव के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र ने आरजेडी और कांग्रेस को फंडिंग की थी, जिससे बीजेपी प्रत्याशियों को हराया जा सके और पीएम मोदी को कमजोर किया जा सके। पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रहे विधायक के इन आरोपों पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने पलटवार किया है। ये बोले कांग्रेस और आरजेडी नेता। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के इन दावों को कांग्रेस ने आधारहीन और बकवास बताया है।
कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से छुटकारा पाना चाहते हैं। वहीं आरजेडी ने बीजेपी नेता के दावों पर पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे साथ बिहार की जनता है, हमें किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी आलाकमान से सफाई भी मांगी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इन आरोपों में कम से कम इतना तो दिख रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के हिटलर रवैये से बीजेपी के अंदर ही लोग परेशान हैं। बीजेपी के लोगों में जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी जरूर फटेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक से सीएम नीतीश नाराज, सदन में फजीहत के बाद बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर से ली जानकारी। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित की जा रही है मैट्रिक परीक्षा के कन्वेंशन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से जानकारी ली है। नीतीश कुमार ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से इस मामले की पूरी जानकारी लेते हुए इस मामले की जाँच कराने की बात कही है। उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको याद दिला दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के ठीक पहले इस मामले को सदन में उठाया था। सदन के बाहर आकर तेजस्वी ने सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोला था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्री को यहां तक नहीं मालूम कि मैट्रिक परीक्षा का कन्वेंशन पेपर लीक हो रहा है और सदन में वह चुपचाप बैठे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद मैट्रिक का कन्वेंशन पेपर लीक कैसे हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी की हार के बावजूद बिहार में सियासी केंद्र बने लालू जेल से बाहर आए तो विपक्ष को मिलेगी मजबूती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई को लेकर चर्चा में हैं। फिलहाल वे जेल की सजा के अंतर्गत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे हैं। बीते कई सालों से जेल में रहने के बावजूद पिछले 3 दशक से अधिक से लालू बिहार की सियासत के केंद्र में है। यहाँ की सियासत आज भी उनके समर्थन या विरोध के इर्द गिर्द घूम रही है। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा कोई भी रहा हो, लालू की चर्चा जरूर हुई। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या होगा अगर लालू जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू की गैर मौजूदगी में आरजेडी की कमान फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कंधों पर है। हालांकि उनके नेतृत्व में हुए पहले चुनाव में आरजेडी को करारी शिकस्त मिली थी। साल 2019 में हुए लोकसभा के उस चुनाव में लालू की उनके 3 दशक की राजनीति में सबसे बड़ी हार हुई। न केवल आरजेडी शून्य पर आउट हो गई, बल्कि विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों की भी ऐसी ही स्थिति रही। महागठबंधन में एकमात्र सीट जीतकर कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचाई। यह बिहार की लालू विरोध की राजनीति की सफलता थी, जिसके कंधे पर चढ़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना परचम लहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम यूपी के बाद अवध पूर्वांचल में भी किसान महापंचायतें, बीजेपी की बढ़ाएगी टेंशन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और हरियाणा और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से जारी है। लेकिन इस आंदोलन की आंच उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी फैल रही है। पश्चिम यूपी को तेजी से अपनी जद में लेने के बाद किसान आंदोलन का दायरा सूबे भर में बढ़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन अवध और पूर्वांचल के जिलों में भी किसान महापंचायत करने की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने 24 फरवरी को बाराबंकी और 25 फरवरी को बस्ती में महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता आलोक वर्मा ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में हम प्रदेश भर में किसान पंचायत करेंगे। प्रदेश की राजधानी से सटे हुए जिले बाराबंकी के हैदरगढ़ में 24 फरवरी को किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत पंचायत को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को पूर्वांचल के बस्ती जिले के मुंडेरवा में भी किसान महापंचायत में नरेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा कहते हैं कि किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी से अब सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल के जिलों में ले जाने की जो तैयारी है वो वाकई सरकार के लिए चुनौती बढ़ा सकती है। पश्चिमी यूपी से ज्यादा पूर्वांचल के किसानों की हालत दयनीय है। यहाँ ना तो यहाँ पश्चिमी यूपी तरह मंडियां हैं और ना ही उचित उनकी फसल का उचित रेट मिलता है। वहीं बस्ती के बेल्ट में गन्ना की अच्छी फसल होती है, लेकिन सरकार ने मूल्य नहीं बढ़ाए हैं। ऐसे में किसानों की अपनी नाराजगी है, जिसे भारतीय किसान यूनियन की पंचायतें और बढ़ा सकती हैं। यूपी में पंचायत चुनाव है और अगले ही साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में किसान महापंचायतें सरकार के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं ने किसान आंदोलन को एक तरफ संजीवनी देने के साथ साथ यूपी की सियासत को भी गरमा दिया है। किसान के नाम पर पश्चिम यूपी के जिलों से शुरू हुए महापंचायतें पूरे प्रदेश में फैल गई है। नरेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डर से लेकर हरियाणा और राजस्थान में किसान महापंचायतें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ नरेश टिकैत ने यूपी में मोर्चा संभाल रखा है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर महापंचायत में बड़ी भीड़ जुटाकर पहले पश्चिमी यूपी की सियासी तपिश को बढ़ाया और अब पूर्वांचल और अवध के इलाके में किसानों के बीच कृषि कानून के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं।
किसान की नाराजगी को देखते हुए चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा समेटने में जुटी है, जिसकी कमान अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में किसान महापंचायत कर चुके हैं। इनमें शामली, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फतेहपुरी, सीकरी, हाथरस और मथुरा जिले में 4 रैली है। इसके अलावा अब वो पश्चिमी यूपी में विधानसभा स्तर पर भी किसान रैलियां शुरू कर रहे हैं, जिनमें मेरठ के मवाना सहित तमाम जगह किसान महापंचायत करने का प्लान बनाया है। आरएलडी इन रैली के जरिए अपने परंपरागत वोट रहे जाट समुदाय को वापस लाने की कवायद में जुटी है। यूपी में एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी है, तो दूसरी तरफ यूपी में 3 साल से गन्ना के मूल्य में किसी तरह की योगी सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में किसानों की नाराजगी तेजी से बढ़ी है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के चिल्काना और बिजनौर जिले में किसान महापंचायत कर चुकी है। इसके अलावा मथुरा में 23 फरवरी को किसान महापंचायत कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने जय जवान जय किसान नाम से यूपी भर में अभियान शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।